नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से उसको हम पढ़ेंगे। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा अध्याय है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। मतलब उस समय राज्य की क्या अवधारणा थी, जो अब राजा बनने लग गए थे, और प्राचीन गणराज्य थे। मतलब जहाँ पर राजा राज्य करता है वो कहलाता है राजतंत्र, और जो गणराज्य होता है, गण का मतलब होता है समूह या प्रतिनिधि। जहाँ पर समूह या प्रतिनिधि मिलकर राज्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गणराज्य। जैसे हमारा भारत भी एक क्या है, गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है जिसका जो शासक है, जो राजा है, वो आनुवंशिक ना हो, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति चुना जाता है, ना कि राजा का बेटा राजा होता है। तो गणराज्य का मतलब होता है जहाँ का जो शासक है, प्रतिनिधि है, वो चुना जाता हो, आनुवंशिक ना हो, है ना। तो जनपद, पहले जनपद की अवधारणा थी और फिर जनपद के बाद महाजनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लग गए थे। जो महायज्ञों, अब राजा क्या होता था, अब पहले पुरोहित वगैरह सब मिलकर उनको कबीलों के उनको चुनते थे, लेकिन अब इस समय लोहे का आविष्कार, मतलब लोहे की आविष्कार के लोहे की खोज हो गई थी, तो अपने दम पर वो राजा बनने लग गए थे। तो अब जनपदों, मतलब पूरे जनपद के वो राजा कहलाने लग गए थे। जनपदों की बस्तियां, मतलब जो छोटे छोटे जनपद थे उनकी बस्तियां। दिल्ली का पुराना किला ना, दिल्ली का पुराना किला क्या था, जनपद। और हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। ये छोटे छोटे उस समय के महाजनपद, महाजनपद नहीं, जनपद थे। और जो जनपद के लोग थे, ये लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। अभी बहुत ज़्यादा समाज डेवलप नहीं हुआ था, लोग झोंपड़ी वगैरह बनाकर ही रह रहे हैं। और कृषि में ये लोग क्या कर रहे हैं, चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ने, तिल तथा सरसों उगाते थे। इन चीज़ों की वो खेती करते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। मतलब जो थोड़ा कम चमकदार होता है उसको हम क्या कहते हैं, धूसर, और लाल रंग के वो बने होते थे। चित्रित धूसर पात्र, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में की गई है। जो चित्रकारी है वो कैसे है, वो या तो उस पर रेखाएं खींच दी गई हैं ऐसे करके, या ज्यामितीय आकार की कुछ उन पर आकृतियां बना दी जाती थीं, जो उस समय वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इस तरह के पात्रों, मतलब बर्तनों में ज़्यादातर थालियां हैं और कटोरियां भी मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। ये पात्र कैसे होते थे, पतली सतह होती थी और सुंदर और चिकने बनाए जाते थे। मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्हें बनाने लग गए थे। अब पहले जनपद होते थे, अब क्या हो गए, महाजनपद। करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की बात करें तो हम छठी शताब्दी बीसी में कब की बात हो गई है, 2500 साल पहले की बात कब की हो गई है, महाजनपद, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी बीसी में क्या हुआ था, महाजनपदों का विकास हुआ था। ये महाजनपदों का विकास, इसे द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। जो पहला नगरीकरण था वो सिंधु सभ्यता के काल में था, जो 4700 साल पहले हुआ था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था
4700 साल पहले आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। ये महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण था 2500 साल पहले, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और वो क्या कहलाने लगे, अब महाजनपद कहा जाने लगा और उनकी राजधानी बनाई जाने लग गई थी। अलग अलग महाजनपद की अलग अलग राजधानियाँ होती थी। कई राजधानियाँ में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। किलेबंदी इसलिए की जाती थी जानवरों से या कोई दूसरा महाजनपद उन पर आक्रमण न करे, इसलिए राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी ताकि वो उनसे सुरक्षित रह सकें। किलेबंदी से लाभ क्या थे, जो मैंने बताया था अभी। किलेबंदी से लाभ लोगों और क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता था। मतलब जो लोग वहाँ पर लोग रहते थे उन पर, अपने क्षेत्र पर, और उनके लोगों पर नियंत्रण रखना क्या हो जाता था, सरल हो जाता था। अब महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। अभी लोग विशाल किले बनवाते थे और इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए क्या रखते थे, बड़ी सेना भी रखने लग गए थे। जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या वो सेना वगैरह नहीं रखते थे। अब सेना रखने के लिए होती थी तो उनको प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। मतलब अगर सेना रखेंगे तो बहुत सारे साधन चाहिए, क्योंकि उनको वेतन भी देना है, खाना भी खिलाना है और सारी उनकी व्यवस्था भी करनी होती थी। और उन पर और नियंत्रण रखने के लिए क्या कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। और सेना और कर्मचारियों को रखने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और पैसे कहाँ से आएंगे, कर द्वारा आएंगे। तो वो अब कर भी इकट्ठा करने लग गए थे। कर्मचारी का काम क्या होता था, कर इकट्ठा करना। अब कर किस किस से लिया जाता था, कृषकों से उपज का 1/6 भाग, कितना, 1/6 भाग लिया जाता था, और जिसे भाग ही कहा जाता था। मतलब अगर पूछा जाए कि महाजनपद काल में कृषकों से लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे, उसको भाग कहते थे। कारीगरों को श्रम के रूप में राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना होता था। मतलब जो श्रमिक थे, कारीगर थे, उनके पास पैसा वैसा तो होता नहीं था, इसलिए वो महीने में एक दिन राजा के लिए काम कर देते थे। और जो पशुपालक थे उनसे पशुपालन को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालन है उनको दूध दे दिया या गाय दे दी, बछड़ा दे दिया, कोई भी उनका उत्पाद जो होता था वो राजा को प्रदान कर देते थे कर के रूप में। और जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जो जंगल में रहने वाले थे, आखेटकों तथा खाद्य संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। जंगल से शहद हो गया या और भी कोई जड़ी बूटियाँ होगी जो बहुमूल्य चीज़ होती थी, उनको वो कर के रूप में देते थे। कृषि क्षेत्र में इस समय 2 बड़े परिवर्तन हुए। पहला जो परिवर्तन था, हल्के फाल लोहे के बनने लगे 1000 ईसा पूर्व में, यानी कि आज से 3000 साल पहले, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते 6 BC तक लोहे का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर होने लग गया था। पहले जो लोहे के हल्के जो फाल होते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, तो इससे जुताई वगैरह गहरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो लोहे के फाल थे, मतलब हल्के फाल थे, वो लोहे के बनने लगे, जिससे अब आसानी से जुताई हो जाती थी और फसलों की आसानी से मतलब गहराई से जुताई हो जाती थी, जिससे फसलों की उपज बढ़ गई। मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लग गया था। और दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। पहले जो धान लगाई जाती थी उसमें क्या होता था कि केवल बीज को ऐसे बखेर दिया जाता था, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। अब लोगों ने देखा कि धान को अगर रोपने से, मतलब पौधे को उखाड़ा और फिर एक जगह से दूसरे स्थान पर लगाया जाता था, उसको कहते हैं रोपना, और फिर पैदावार ज़्यादा होने लगी। इसमें मेहनत तो ज़्यादा होती थी, कमर तोड़ परिश्रम लगता था। मतलब झुके झुके बहुत बड़े खेतों में उसमें जो पौधा होता है उसको लगाना होता है, तो उससे कमर में दर्द हो जाता था। मतलब कमर तोड़ परिश्रम लगता था, लेकिन उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लग गया। बहुत अच्छे किसान खुश भी रहते थे। ये काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर और कामगार करते थे। ये बड़े बदलावों को आपको याद रखना है।
जो हल्के फाल हैं वो लोहे के बनने लगे थे और धान को अब कैसे करना जाने लगा था, रोपा जाने लगा था, है ना। और जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था उस समय था मगध। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्या? अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है। और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इनमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे काशी है, कौशल, अंग, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ली, चेदी, वत्स, ये मथुरा, ये सारे 16 महाजनपद थे लगभग। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? मगध। ये बिहार वाला जो क्षेत्र है उसको मगध कहा जाता था। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब ये महाजनपद जो था ये सबसे महत्वपूर्ण बन गया, इसका कारण क्या था? गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मतलब जो गंगा और सोन नदी है वो इस राज्य से होकर बहती थी, जो कि यातायात, जल वितरण और ज़मीन उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मतलब यहाँ से इन नदियों के द्वारा यातायात, मतलब पानी के द्वारा जो व्यापार होता था उसके लिए महत्वपूर्ण थी। और जो खेत वगैरह होते थे उसके लिए क्या जल आसानी से मिल जाता था और जिससे ज़मीन उपजाऊ होती थी, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता था। और दूसरी बात थी जंगलों की उपलब्धता। यहाँ के मगध के आसपास जो थे जंगल बहुत ज़्यादा थे। वहाँ से जो लकड़ी का सामान है, मतलब कुछ सामान रथ वगैरह बनाने के लिए या घर बनाने के लिए लकड़ी उपलब्ध हो जाती थी। और सेना में भर्ती करने के लिए वहाँ से हाथियों को पकड़ के ले आते थे। घर, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती थी और जंगल से बहुत अन्य उत्पाद भी उनको मिल जाते थे। और इसके पास ही लोहे की खदानें भी थी। लोहे, अब उन्हें औजार बनाने के लिए या अन्य वस्तु बनाने के लिए लोहे की उपलब्धता भी आसानी से थी। और यहाँ पर जो जो शासक थे, साम्राज्यवादी शक्तिशाली शासक थे। मतलब इस पर जो राजाओं ने शासन किया वो कैसे थे? साम्राज्यवादी और शक्तिशाली शासक थे, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, है ना। ये बिम्बिसार और अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। किसके? हर्यक वंश। और इसे प्रथहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथहंता, मतलब पिता की हत्या करके बैठने वाले। अगर पूछा जाए कि हर्यक वंश का या मगध का प्रथम शासक कौन था, तो आपको याद रखना है बिम्बिसार। मगध का प्रथम शासक कौन था? बिम्बिसार। और उसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी, तब वो मगध की गद्दी पर बैठा था। और जो ये उदयन है, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। अगर पूछा जाए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। जो मगध है उसकी जो पहले राजधानी थी वो थी राजगृह। आधुनिक में उसका नाम क्या है? राजगीर। और जब उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसा दिया तो बाद में इसकी राजधानी क्या होगी? पाटलिपुत्र। आधुनिक जो पटना है, बिहार की राजधानी पटना, वो प्राचीन काल की क्या थी? पाटलिपुत्र। आपको केवल याद रखना है 2300 साल पहले, यानी कि 30वीं शताब्दी में 2300 साल पहले मैसिडोनिया, ये यूरोप में स्थान है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर महान पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया, लेकिन मगध की ओर जाने से सिपाहियों ने मना कर दिया। मतलब जो सिकंदर था उसने पश्चिमी एशिया के बहुत से राज्यों को जीत लिया था और वो भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था, मगध को वो जीतना चाहता था। लेकिन उसके सिपाही जो थे वो बहुत समय हो गया था उनको घर से निकले, वो थक भी चुके थे। और उस समय जो व्यास नदी है वो अपने उफान पर थे, उसको पार करना आसान नहीं था। और सिकंदर के सिपाहियों और सिकंदर ने खुद सुन रखा था कि जो
मगध की सेना है वो बहुत बड़ी सेना है। और जब सिकंदर ने मगध पर आक्रमण करने की सोची थी उस समय मगध पर धनानंद नंद वंश का शासक था, धनानंद उसका शासन था। इनके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी, इसलिए इन्होंने व्यास नदी को पार नहीं किया और मगध पर शासन मतलब आक्रमण नहीं किया, ये वापस लौट गए थे। आगे देखते हैं वज्जी। ये वज्जी महाजनपद है, मगध के समीप ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। आपको राजधानी भी याद रखनी है, वज्जी की राजधानी वैसे वज्जी और वैसे वैशाली, और बिहार में इसकी राजधानी थी। यह गढ़ राज्य था, मतलब ये राजतंत्र नहीं था, ये क्या था, गढ़ राज्य। मतलब कई लोग मिलकर यहाँ पर कई समूह मिलकर राज्य करते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, मतलब एक शासक नहीं होता था, कई लोग मिलकर शासन करते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ऐसा नहीं था कि एक इंडिविजुअल राजा होता था जो 10 लोग हैं अगर तो वो 10 लोग ही राजा कहलाते थे, मतलब कुछ लोगों का समूह शासन करता था। अन्य कार्य भी साथ मिलकर वो करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, मतलब वो सभा वगैरह करते थे, जैसे कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होती थी जो केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होती थी, इन सभाओं में स्त्रियां, दास और कम्मकार भाग नहीं ले सकते थे। दीघ निकाय। दीघ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना है। दीघ निकाय क्या है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान हैं। करीब 2300 साल पहले ये लिखा गया था, है ना। इसमें अजातशत्रु या अजातशत्रु हर्यवंश के प्रथम शासक बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और वज्जी संघ के बारे में वर्णन है। अजातशत्रु जो था वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने इस कारण अपने मंत्री वत्साकर, वत्साकर कौन था, अजातशत्रु का मंत्री था, इसलिए बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था कि युद्ध मतलब आक्रमण किया जाए या ना किया जाए। फिर भी अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण किया था और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उसने पहुंचा दिया था। इसका कारण यह था कि ये जो अजातशत्रु था वहाँ पर वज्जी संघ में एक गणिका थी आम्रपाली, आम्रपाली गणिका, ये थी नगरवधु। कौन थी ये, नगर वधु, मतलब आज एक तरह से वैश्या थी। ये बहुत खूबसूरत थी, इससे ये प्रेम करता था, इस कारण इसने वज्जी, और ये यहाँ पर इससे मिलने जाता था तो ये बात इसके पिता बिंबिसार को पता लग जाती है, तो ये उसको बहुत डांटते थे। और जब ये बिंबिसार बूढ़ा हो जाता है तो इसको मारने के बाद ये वज्जी संघ पर आक्रमण कर देता है और उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध ने वज्जी संघ में जब बुद्ध ने कहा कि वज्जी संघ जब तक उन्नति करते रहेंगे, जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये किसने किसके बारे में दिए थे, तो बुद्ध ने वज्जी संघ के बारे में ये कहा था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण शब्द का प्रयोग कई समूह के वर्ण। अब इसमें हम देखते हैं वर्ण, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में ग्रंथ रचे गए थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अन्य ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए, इसलिए इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। मतलब ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच रचे गए थे, इसलिए इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ यानी उत्तर वैदिक काल कहा जाता है ना। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक,
मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। मतलब ये इतने सारे लोग उस समय रहते थे। अब क्या किया पुरोहितों ने, मतलब एक तरह अच्छी तरह से जीवन को कैसे जिया जाए, या तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। किसने? पुरोहितों ने। और उनको क्या, उन 4 वर्गों को क्या कहा गया? उनको कहा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये कैटेगरी काम के आधार पर थी उस समय। ब्राह्मण, पहला क्या था? ब्राह्मण, इनका काम क्या था? काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। ब्राह्मणों का यज्ञ करना, इनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय, ये शासक वर्ग था और इनका काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। विश्य, वैश्य, कृषक, पशुपालक और व्यापारी इसके अंतर्गत आते थे। और इनका मतलब काम भी कृषकों को कृषि करना, पशुपालन करना और व्यापारियों का व्यापार करना। शूद्र, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। मतलब जो कोई काम नहीं कर सकते थे वो इनकी सेवा कर सकते हैं। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। मतलब वेद वगैरह ये नहीं पढ़ सकते थे, यज्ञ नहीं कर सकते थे, इनको कम अधिकार दिए गए थे। ये एक भेदभाव भरी चीज़ थी, ये गलत था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया। मतलब जो ऋग्वैदिक काल है उसमें तो औरतों की स्थिति बहुत अच्छी थी, बिना औरत के यज्ञ की पूर्ति नहीं मानी जाती, लेकिन उत्तर वैदिक काल में औरतों की स्थिति निम्न होती चली गई। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यज्ञ करने का अधिकार था किसको? क्षत्रिय और वैश्य। और ब्राह्मण तो यज्ञ करवाने का काम करते ही थे। तो आज का ये चैप्टर नंबर 6 था। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको अच्छे से इनको, और अगर आप लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको इस लेक्चर की PDF भी प्रोवाइड कराएंगे।